नमस्कार। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ज्योग्राफी टीचर मोहन सिंह मेदवार कक्षा 12 के लेसन नंबर 3 जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि का अध्ययन करें। इसका भाग फर्स्ट है, पहले हो चुका है पिछले वीडियो में। अब हमें इसके अंतर्गत जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो देखिए, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में बारेन एम थॉमसन नामक विद्वान ने किया। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में बारेन एम थॉमसन ने किया तथा 1945 में W.F. नोरेस्टी नामक विद्वान ने इसमें संशोधन किया। तो देखिए, दो क्वेश्चन ये हुए कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बारेन एम थॉमसन ने 1929 में तथा 1945 में W.F. नोरेस्टी ने संशोधन किया था। अब ये जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है, क्या काम आता है? तो देखिए, इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य की जनसंख्या, भविष्य में जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, जन्म दर बढ़ेगा या घटेगा, तो इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में। तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, अब जननांकीय संक्रमण में सिद्धांत ये बताता है कि जैसे जैसे किसी प्रदेश का मानवीय समाज ग्रामीण, खेतिहार और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके, देखिए, ग्रामीण, खेतिहार और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक में साक्षर बनता है, वैसे वैसे उस प्रदेश में मिलने वाली उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर में परिवर्तन हो जाता है तथा देखिए, जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी, इसमें परिवर्तन होकर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाती है। देखिए, आप इसे डायग्राम दे रखा है। पहले गांव में रहने वाले लोग ग्रामीण कहलाते हैं, खेती का कार्य करते हैं, इसलिए खेतियार होते हैं, और शिक्षा का स्तर कम होता है, इसलिए अशिक्षित होते हैं। तो गांव में रहने वाले लोग ग्रामीण, खेतियार और अशिक्षित होते हैं। तो इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत एक तो मृत्यु दर ज्यादा होती है। मृत्यु दर ज्यादा क्यों होती है? कि समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, और जन्म दर भी उच्च रहती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों की सोच ये रहती है कि परिवार में जितने ज्यादा सदस्य होंगे उतने अधिक काम करेंगे, उतनी इनकम होगी, तो इसलिए जन्म दर भी ज्यादा होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। अब आप देखिए, ग्रामीण से यदि कोई व्यक्ति नगरों में जाकर बसता है तो वो नगरी हो जाता है, खेती की जगह उद्योग कार्य करता है तो उद्योग हो जाता है, और अशिक्षित की जगह शहरों में जाकर पढ़ने लग जाता है तो क्या हो जाएगा? साक्षर या शिक्षक। तो अब शहरों के अंदर आप देखिए, चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होती है, इसलिए वहां पर मृत्यु दर कम होती है और जन्म दर भी निम्न होती है, क्योंकि उनकी सोच रहती है कि परिवार में जितने कम सदस्य होंगे परिवार में अच्छा चलेगा। तो देखिए, ये जो परिवर्तन हुआ है कि ग्रामीण से नगरीय, खेतियार से औद्योगिक, अशिक्षित से साक्षर, जब ये परिवर्तन हुआ है, इसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर में परिवर्तन हो गया, और जन्म दर मृत्यु दर दोनों क्या हुई? निम्न हो गई। तो ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन विभिन्न अवस्था में होता है, तो इसे सामूहिक रूप से जननांकीय संक्रमण चक्र कहते हैं। तो देखिए, अभी आपने बताया था कि इसमें ये जो डायग्राम में बन रहा है, इसी की लाइन लिखिए कि जैसे जैसे किसी प्रदेश का मानवीय समाज ग्रामीण, खेतिहार और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके, ग्रामीण, खेतिहार और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक में साक्षर बनता है, वैसे वैसे उस प्रदेश में मिलने वाली उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर परिवर्तन होकर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाती है। तो ये परिवर्तन विभिन्न अवस्था में होता है, तो इन्हें सामूहिक रूप से जननांकीय संक्रमण चक्र कहते हैं। अध्ययन किया था जननांकीय संक्रमण चक्र। अब जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। तो देखिए, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं हैं। ये 5 अवस्थाओं में पूरा होता है, और इनकी देखिए जो पहली लाइन है, ये सबसे महत्वपूर्ण, जैसे प्रथम अवस्था है, तो इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। तो देखिए, मैंने अभी बताया था जननांकीय संक्रमण चक्र में कि ये चक्र विभिन्न अवस्था में होता है, और जैसे जैसे इसमें परिवर्तन होता है, तो जो जन्म दर, ये देखिए
प्रथम अवस्था के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है, तो पांचवी अवस्था के अंदर पहुंचते पहुंचते जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले प्रथम अवस्था, तो प्रथम अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं, इसलिए इन देशों की जनसंख्या मंद गति से बढ़ती है। देखिए जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हो, यानी जन्म लेने वाले अधिक और मरने वाले अधिक, तो वहां पर जनसंख्या हमेशा मंद गति से बढ़ती है। और इस विश्व के इस अवस्था के देश जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर करते हैं। इस अवस्था में जो आने वाले देश हैं वो जीवन निर्वाह कृषि में खाद्यान्न पर फंसे होते हैं, और इस अवस्था के देश आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाते हैं, जैसे अफ्रीका, सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया। यानी अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश जननांगीय संकट की प्रथम अवस्था में आते हैं, यानी वहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च पाई जाती है। द्वितीय अवस्था में देखते हैं, तो इस अवस्था में जन्म दर में मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास के कारण मृत्यु दर में कमी आती है। अब आप देखिए प्रथम अवस्था की तुलना में दूसरी अवस्था में, कि प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी, लेकिन द्वितीय अवस्था में देखिए आप कि जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास के कारण मृत्यु दर में कमी, यानी मरने वालों की संख्या में कमी आई है। इस अवस्था में जनसंख्या बढ़ने लगती है। अब आप देखिए कि मृत्यु दर कम हो जाएगी और जन्म दर उतनी बनी हुई है, तो उससे क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने लगती है। और सन 2000 तक अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश प्रथम अवस्था में थे, यानी वहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थे, लेकिन साक्षरता में नगरीकरण बढ़ने के कारण द्वितीय अवस्था में आ गए, यानी उनमें मृत्यु दर की कम हुई है। अब तृतीय अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर मध्यम होती है, जिसके कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों मध्यम है, तो इसके कारण जनसंख्या बढ़ती है। तो भारत के अधिकांश देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इस वर्ग के देश तृतीय अवस्था में आते हैं। जनानी के संगठन चक्र की चतुर्थ अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न होती है, यानी जन्म दर तो मध्यम होती है और मृत्यु दर निम्न होती है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, यूएसए, मलेशिया, थाईलैंड, चीन व बांग्लादेश इस अवस्था में आते हैं, यानी जननांगीय संकट चक्र की जो चतुर्थ अवस्था है, इस अवस्था के अंतर्गत जन्म दर मध्यम होती है और मृत्यु दर निम्न होती है। तो इसमें देखिए कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, यूएसए, मलेशिया, थाईलैंड, चीन व बांग्लादेश इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। जननांगीय संकट चक्र की पंचम अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रथम अवस्था थी, प्रथम अवस्था के अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी, और इसके अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न है, तो जिसके कारण जनसंख्या घटने का भय रहता है या जनसंख्या स्थिर हो जाती है। इस अवस्था राष्ट्र की जनसंख्या के शिक्षित और विकसित स्वरूप को दर्शाती है, यानी पंचम अवस्था की जो जनसंख्या है वो राष्ट्र के शिक्षित और विकसित स्वरूप को दर्शाती है, यानी कि जिन देशों के अंदर शिक्षित है या जो विकसित देश है वो पंचम अवस्था के अंतर्गत आते हैं। इस अवस्था में आने वाले राष्ट्रों की मानव शक्ति दुर्बल हो जाती है, तथा यूरोप के सभी देश एवं जापान इस वर्ग में पहुंच चुका है, यानी कि जो जननांगीय संकट चक्री पंचम अवस्था है, इसमें यूरोप के सभी देश और जापान पहुंच चुके हैं। तो देखिए ये जननांगीय संकट चक्री पंचम अवस्था थी, तो इनमें हमने देखिए जो पहली अवस्था थी, प्रथम अवस्था के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी प्रथम अवस्था के अंतर्गत। द्वितीय अवस्था के अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास के कारण मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी आई। और तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों मध्यम थी, जिसके कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। और चौथी अवस्था है, इस अवस्था में जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न होती है। और पंचम अवस्था है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। तो ये पांच जो पहली रानी के सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इस प्रकार से जो जननांगीय संकट सिद्धांत है और इसकी अवस्था थी, तो जननांगीय संकट सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, तथा इस सिद्धांत का जननांगीय संकट सिद्धांत यह बताता है कि जैसे जैसे किसी प्रदेश का मानवीय समाज
ग्रामीण खेतिहार में अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक में साक्षर बनता है, वैसे वैसे उस प्रदेश में मिलने वाली उच्च जन्म दर में उच्च मृत्यु दर में परिवर्तन हो जाता है। तो ये परिवर्तन विभिन्न अवस्था होता है, लगभग 5 अवस्था होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से जननांगीय संक्रमण चक्र कहते हैं। और ये जननांगीय संक्रमण चक्र की 5 अवस्थाएं थी। तो हमने जननांगीय संक्रमण चक्र और इसकी अवस्थाएं डिटेल से पढ़ी। मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई समस्या हो तो हमें कमेंट्स करें। धन्यवाद।